टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की सैपर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं या इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स हैं उन पे एडवाइस करता हूं। तो अगर आपको कोई परेशानी है तो बिल्कुल आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो उनसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे, जैसा कि उनको पता है कि जो लोग स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं, पहले वो पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ये स्कीम अगले साल अप्रैल में ख़त्म हो रही है। तो इसमें हमारा ये वर्शन है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं उनको मौका दिया जाए कि वो पोस्ट स्टडी वर्क पे अप्लाई कर सकें। और अगर ये पोस्ट स्टडी वर्क की जो स्कीम ख़त्म हो रही है तो इसका इतलाक़ नए स्टूडेंट्स पे होने चाहिए अप्रैल के बाद, ना कि पुराने वालों पे। तो इस सिलसिले में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो मिलकर एक प्रोग्राम भी बना रहे हैं और मिलकर होम ऑफिस से एहतियात भी कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल वो हमें ईमेल या मुझे ईमेल करके तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप उस फोरम का हिस्सा हों। तो अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो आपकी जो इसकी कोई फ़ी वगैरह आपको नहीं पे करना पड़ेगी, बल्कि स्टूडेंट्स का चूँकि मजमूई तौर पर मसला है तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री तौर पर डील करेंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह बेशुमार कॉलर्स लाइन्स के ऊपर हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने पूछना था, मुझे लेगेसी के तहत इंडेफिनेट मिला तो मैं नेशनलिटी 1 साल के बाद अप्लाई कर सकता हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें 2 शराइत होती हैं। पहली तो ये कि आप 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी शर्त यह है कि पिछले 5 साल में आप यूके में लीगल तरीके से रहते रहे हों। तो अगर आप दूसरी शर्त भी पूरी करते हैं तो फिर बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लाइफ इन यूके का जो टेस्ट है वो भी पास करना होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी, क्योंकि जो कॉलर हैं वो टीवी पे आवाज़ अपनी सुन रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये पता करना था कि जो लेगेसी में जो रिफ्यूज हुए थे, किसी की कोई जुडिशियल रिव्यू में जिन्होंने केस डाला था, किसी की कोई हेयरिंग हुई है, या इसके मसले में, या जो कोर्ट में जिनको किसी की जजमेंट आई हो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनके केसेस हाई कोर्ट में गए थे, तो काफ़ी सारे लोगों को होम ऑफिस ने ऑलरेडी स्टे दे दिया है कि जो ही केस होम ऑफिस में जाता है होम ऑफिस को पता चल जाता है, उनके वकील डील करना शुरू करते हैं। और कई सारे लोगों को वैसे ही होम ऑफिस वालों ने इंडेफिनिट स्टे दे दिया और कुछ लोगों को डिस्कशन लीव दे दिया। लेकिन एक बड़ा जो लेगेसी फोरम का केस है वो अभी तक चल रहा है, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर, मेरे 2-3 छोटे क्वेश्चन है प्लीज आपसे। जी फरमाइए। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जो मिसेज है वो पोलिश नेशनल है और नेक्स्ट ईयर वो पीआर के लिए अप्लाई करेंगी। ठीक है। तो उनके जो हस्बैंड को ऑलरेडी जो है ना 5 इयर्स का वीजा मिला हुआ है। ठीक है। तो क्या वो अपनी मिसेज के साथ एज ए स्पाउस अप्लाई करेंगे या एज ए पीआर के लिए अप्लाई करेंगे? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में उनकी जो मिसेज हैं वो अगर यहाँ पे काम करती रही हैं, उनके पास 5 P60 हैं, तो वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। चूँकि उनको जो स्पाउस का वीज़ा मिला था, तो अगर कोई स्पाउस जो कि यूरोपियन यूनियन का हस्बैंड हो यहाँ पे 5 साल पूरे कर ले और वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है। तो लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उनको वाइफ के जो कि 5 साल वाइफ ने इधर काम किया वो सबूत देना पड़ेगा। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। यू डूइंग अ वेरी वेरी वंडरफुल जॉब। जी फरमाइए। 4 साल पहले यूके आया था पढ़ने के लिए, बैचलर्स की डिग्री के लिए। नियरली आई स्पेंड 40,000 पाउंड और लिविंग एक्सपेंसेस उसके अलावा है। और यही जो आपने प्रोग्राम के शुरू में चीज डिस्कस की कि PSW अप्रैल 2012 से बंद हो रहा है। गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है कि स्टूडेंट टियर 2 में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स नहीं दी हैं। तो पहले तो मैं कहूँगा कि आपने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किया, आप अपना ईमेल वगैरह और आपसे कांटेक्ट किस तरीके से किया जा सकता है मजीद डिटेल्स देने के लिए और प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो उस सिलसिले में आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, फोरम का हिस्सा कैसे बना जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसको। और सेकेंडली, मैं नेक्स्ट ईयर जून में फारिग हो रहा हूँ और मेरे लिए क्या अल्टरनेट ऑप्शन हो सकती हैं यूके में रुकने के लिए और काम करने के लिए, आप क्या इस बारे में मुझे बताएंगे? थैंक यू सो मच। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि होम ऑफिस ने जो कहा है कि ये जो टियर 2 में अप्लाई कर सकते हैं तो वो वाकई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए एक तो उन्होंने लिमिटेड कर दिए हैं वर्क परमिट्स। दूसरा, उसमें ये भी कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब देना चाहे, पहली बात उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात, उसको
आपकी क्वालिफिकेशन का आदमी पूरे यूके और यूरोप में ना मिल रहा हो, फिर वो आपको जॉब ऑफर कर सकता है। ये तकरीबन नामुमकिन है। तो जहाँ तक है इसका तल्लक है जो कि स्टूडेंट्स का है, तो इसमें हम यही गवर्नमेंट से अभी फ़ाइट कर रहे हैं कि जी आप अगर ये ख़त्म कर रहे हैं स्कीम, तो कई सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-2 3-3 साल इस बात पे लगाए थे कि हम आगे पोस्ट स्टडी वर्क में हमें 2 साल का मौका मिलेगा, तो उनके साथ वो ज़्यादती है। इस सिलसिले में को बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया, तो हम होम ऑफिस से यही कह रहे हैं कि जी इसका जो इतलाक़ हो, अगर आप अप्रैल से ख़त्म करें स्कीम, तो इसका इतलाक़ नए स्टूडेंट्स पे और पुराने पे न हो। तो बहरहाल आप वेबसाइट से देख सकते हैं, या फिर आप अगर ईमेल करना चाहें तो आप legacyforum.org पे भी फ़ोन पे ईमेल करके तो अपनी जो डिटेल है वो यहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे और ईमेल करके मुझे भेज दें। अभी हम होम ऑफिस से ये सिर्फ फ़ाइट कर रहे हैं कि इसकी ये जो स्कीम है ये ड्रॉप अगर होती है तो इसका इतलाक़ फ्यूचर पे हो, इससे ना हो। तो इसमें जितने सारे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये फ़ायदा होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे मालूम करना था, मेरी वाइफ जो है जर्मन नेशनल थी, मैं 2006 के अंदर हम दोनों मियां बीवी साथ आए थे। ठीक है। फिर हमने रेजिडेंस मेरी वाइफ ने अप्लाई किया था, तो उसने पहले करा था, फिर बाद में मैंने किया, तो इत्तेफाक से मैं विड्रा करके पाकिस्तान चला गया था। फिर मैं वापस आया 2006 में वापस आ गया था। फिर ऐसे करके 8 के अंदर मैंने वापस सबमिट कराया केस अपना होम ऑफिस में। तो फिर मुझे 2010 के अंदर मुझे 5 साल का वीजा दिया। ठीक है। अब 2011 में मेरी वाइफ का रेजिडेंस परमिट खत्म हो रहा है, तो क्या मैं उसके साथ इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? जी आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं लगता आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें शर्त यह है कि पिछले 5 साल से आप यूके में वाइफ के साथ रह रहे हो, नंबर 1, और दूसरा जो आपकी वाइफ है वो यहाँ पे काम कर रही हो। तो अगर दोनों शराइत वो पूरी करते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है आप ये शराइत पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब 5 साल पूरे कर लें और वाइफ के सारे P60s हों या उनके काम करने का प्रूफ हो, फिर आप ऐसी एप्लीकेशन कर सकेंगे। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। आज मेरे को सीरिया का वीजा है। ठीक है। सीरिया शहर पर मैं जो अपने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया है। ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो मेरा एक अप्लाई करना है पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, 1 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, सबसे पहले यहाँ ये कि आपको अगर आप HSMP के ऊपर है आपको इंडेफिनिट स्टे लेना पड़ेगा। उसके लिए इंग्लिश टेस्ट आपने पास किया, अच्छा किया, और जब इंडेफिनिट स्टे आपको मिल जाए उसके 1 साल बाद आप वेट करके दोबारा फिर ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जब ब्रिटिश नेशनलिटी आपको मिल जाए फिर आप ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये अपने ब्रदर के लिए पता करना है, वो यहाँ पे 3 साल पहले 2008 में शादी करके आए थे। अच्छा। उनका इंडेफिनिट स्टे लगा है लास्ट ईयर अक्टूबर में, और अब उनकी डिवोर्स हो गई है अपनी वाइफ से। अब वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब वो क्या वो नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल है अप्लाई करना? एक तो मुझे ये पूछना है। उनकी डिवोर्स हो गई है और 3.5 साल हो गए उनकी शादी को, डिवोर्स हो गई है और वो नेशनैलिटी लेना चाहते हैं ब्रिटिश। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो अभी नहीं अप्लाई कर सकते 3.5 ईयर की कैटेगरी में, तो अगर वो 5 ईयर्स की कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें वो जो एक कंडीशन है होम ऑफिस की कि लास्ट आपको 5 ईयर्स में वो देखते हैं कि आप कितने दिन आए। अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो जॉब की नेचर है वो ऐसी है कि उसमें वो ट्रैवल बहुत करते हैं। ओवरसीज एक्सपोर्ट कंपनी है जो वो यहाँ से रन कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। सारे अकाउंट्स मेंटेन। जी मैं समझ गया। आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि चूंकि उनकी वाइफ से डिवोर्स हो गई है, लिहाजा वो डिवोर्स की कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। डिवोर्स की बेस पे 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे, लेकिन डिवोर्स ना होने की सूरत में इसमें वाइफ का पासपोर्ट देना पड़ता, मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता। लेकिन चूंकि डिवोर्स हो गई है, लिहाजा इस कैटेगरी में वो नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरी अब है कि जब उनको 5 साल यूके में पूरे हो जाएँ फिर अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उसमें शर्त वही है कि इन 5 सालों में वो 450 दिन से ज़्यादा बाहर न रहे हों। इसमें इमिग्रेशन वाले कोई इफ़ या बट या बहाना कुछ नहीं देखते हैं। अगर किसी की जॉब डिप्लोमेटिक है, जैसे कोई किसी सफारत खाने में काम करता है, या फिर अगर कोई ब्रिटिश आर्मी में काम करता है, वो एग्जेम्प्टेड है। बाकी सब के लिए अगर वो 450 दिन से ज़्यादा बाहर रहेंगे उनको नेशनलिटी नहीं देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर मलिक। जी सत श्री अकाल। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। जी विक्रम जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं 2003 में आया था लेगेसी केस में। ठीक है। तो मैंने अप्लाई भी किया था जनवरी में। अच्छा। तो उन्होंने अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं दिया। तो मेरा जो वकील है वो कहता है तुम नए सिरे से अपना केस डालो। तो क्या मुझे इसमें कोई फायदा होगा?
जी, आपके कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि नए सिरे से कोई नया केस ना डालें, चूँकि उसमें डेफिनेटली आपका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन चूँकि आप 2003 में असाइलम क्लेम की थी, लिहाजा आप लेगेसी में आते हैं, वही कि लेगेसी में जो आपका केस है उसी को आगे फाइट करें, तो मुझे यकीन है आपको लेगेसी में स्टे मिल जाएगा। नया केस अगर करेंगे उस कैटेगरी में आप नहीं आएंगे, लेगेसी में आपको स्टे मिलने के 99% चांसेस हैं, तो ज़्यादा बेहतर अपना केस लेगेसी में फ़ाइट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरे एक 2 क्वेश्चन है। मैं असल में यहाँ पे PSW भी हूँ और तकरीबन मुझे 8.5 साल हो गए हैं। अच्छा। मेरी फैमिली भी यही है और 2 बच्चे जो यहीं पैदा हुए हैं। ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी ये रिसेंटली मैंने सुना है कि जो प्राइवेटली हाईली ट्रस्टेड कॉलेजेस होंगे उनको बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर से वर्क अलाउ भी किया जाएगा और उनके डिपेंडेंट्स के भी जो एक्सटेंशन यहीं से होगी। क्या ये बात सही है या नहीं? और दूसरा ये है कि मैंने यहाँ से MBA किया हुआ है और एक्सटेंशन के लिए अब मैंने सुना है कि काफी सारा वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ मांग रहे हैं। क्या मुझे स्टिल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा या मेरी MBA ही उनके लिए काफी होगी डिग्री? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, जो कि आपने यहाँ से मास्टर कर रखा है वो आपके लिए मोर देन एनाफ है। तो जहाँ तक हाईली ट्रस्टेड का कॉलेज, जैसे आपको खुद पता है कि बेशुमार कॉलेज ने वो ऐसे स्टूडेंट्स को लेटर दे देते थे, इस वजह से हमारे सालों ने अब इस जुलाई से पाबंदी लगा दी कि जो स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेगा उसका वीज़ा तो आगे होगा, लेकिन उसको काम की परमिशन नहीं होगी, ना वो स्पाउस को UK में ला सकेगा। अलबत्ता हाईली ट्रस्टेड की बुनियाद पर वो आपका वीज़ा तो आगे कर सकेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आपको स्टिल काम की परमिशन नहीं होगी, ना ही आप डिपेंडेंट को यहाँ ला सकेंगे। तो इसका ओवरऑल मकसद यही था कि गवर्नमेंट ना सिर्फ इन कॉलेज को बंद करना चाहती है बल्कि इनको डिस्करेज कर रही है। तो मेरा अपना ख्याल है शायद 2-3 साल तक ये सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को ना तो काम की परमिशन देंगे, ना डिपेंडेंट को UK में ला सकेंगे, तो फिर वो जो स्टूडेंट्स हैं तो वो ना तो हाईली ट्रस्टेड कॉलेज में जाएगा और ना ही वैसे किसी कॉलेज में जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हाँ जी। जी फरमाइए। हाँ जी मलिक जी, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। हाँ जी, एक तो मैं ना HSMP वीजा पे आई थी, अब मैं जुडिशियल रिव्यू के अंदर कवर हूँ और मेरे को फरवरी में 5 साल हो जाएंगे, लेकिन जो मुझे एंट्री क्लियरेंस मिला था वो जनवरी 15 को मिला था और मैं UK 15 फरवरी को आई थी। तो क्या मैं एंट्री जो मैं रेजिडेंट इनडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करना चाहती हूँ वो मैं दिसंबर में कर सकती हूँ या मुझे जनवरी में ही करना पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि मैं 2 जॉब करती हूँ, तो जब मैं इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करूँ तो मुझे अपनी मेन जॉब डिस्क्लोज करनी है या सारी जॉब्स डिस्क्लोज करनी पड़ेगी? टैक्स मैंने प्रॉपर दिया है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये तो आपने नहीं बताया, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि आप 2007 के शुरू में आई थी, तो आप 1 महीना पहले अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपकी 2 जॉब्स हैं तो आप दोनों डिक्लेयर कर दें, चूँकि वो जो लोग 2006 से पहले जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी तो उनको कुछ पॉइंट्स दोबारा पॉइंट बेस्ड सिस्टम में शो नहीं करना पड़ते, बस सिर्फ ये शो करना पड़ता है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों जॉब शो कर दें इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब ऐसा कि मैंने HSMP वीजा अप्लाई किया था तो मेरी ना कल ही फाइल वापस आई है। अच्छा। के तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने मेरे को अपील की भी राइट्स नहीं दिया, तो क्या मैं अगर जुडिशनल रेव्यू में जाता तो मुझे वहाँ से कोई होप है कि लग जाएगा? उन्होंने बेसिकली मेरी ना बोला कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है इंडिया से मैंने शो किया था तो वो कह रहे वो फेक है। ठीक। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपके केस में हुआ यह है कि जब आपने एप्लीकेशन की थी तो उस वक्त आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका था। अगर आपका वीज़ा वैलिड होता तो डेफिनेटली आपको अपील का राइट मिलता। तो इस सिलसिले में अगर तो आप समझते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है, फेक नहीं है, तो आप इस केस को जुडिशियल रिव्यू में ले जाएं। इस दौरान अब जो आपके सॉलिसिटर्स हैं, जो आपके जो वकील हैं, वो अपने तौर पर भी बैंक से कन्फर्म करेंगे। तो अगर बैंक से कन्फर्मेशन आ जाती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट सही है तो मुझे यकीन है कि आपको जुडिशियल रिव्यू में आपको इंसाफ मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है। जी फरमाइए। एक तो मैं 2007 में आया था तो शादी की बेस पे, तो मुझे 2009 में वीजा मिल गया था इंडेफिनिट स्टे। ठीक है। अब बीवी के साथ सेपरेट हूँ तो डिवोर्स अप्लाई है तो वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारी ये डेफिनेट कैंसिल करा दूंगी। एक तो ये बात मुझे इसका जवाब चाहिए, और दूसरा कि मैंने सुना न्यूज़ों में कि नेशनलिटी के बाद जब आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे ब्रिटिश तो आपको हिस्ट्री ऑफ UK टेस्ट करना पड़ेगा। लाइफ ऑफ UK तो मैंने किया हुआ है। ठीक है। तो तीसरा कि ये सुना है कि जो 18 साल के बच्चों का जो अप्लाई था वीजा के लिए शादी वालों के,
वो 18 साल का हुआ है अभी कि नहीं? बस ये मेरे 3 सवाल हैं। थैंक यू जी, आपकी कल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, आपको इंडेफिनिट स्टे मिल चुका है, इंडेफिनिट स्टे कैंसिल नहीं हो सकता है। एक मिल जाए मिल जाता है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। वैसे आपने गलती की, 2010 में आप ब्रिटिश पासपोर्ट नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बहरहाल अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप 5 साल पूरे होने के बाद अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन आपका वीज़ा कोई कैंसिल नहीं करा सकता। जहाँ तक 18 साल का ताल्लुक है, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम करार दिया है, तो अभी जो 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के होंगे वो यूके में आ सकेंगे एज ए स्पाउस। जो पहले होता था कि जी आप 21 साल से ज़्यादा के हों, लेकिन वो ख़त्म हो गया था, अब 18 साल पर वापस आ गया। तो आपने जो लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया वही काफ़ी है नेशनलिटी के लिए। आप कोई टेस्ट पास नहीं करने पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट संभाल के रखें, जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त ये एप्लीकेशन आप साथ भेज सकेंगे। कल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। मेरा नाम राजविंदर है जी। राजविंदर जी, सत श्री अकाल सर जी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ 3 ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਗਸੀ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੰਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। तो दूसरा सवाल क्या है? हाँ जी, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਵੇਰਲੀ ਇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਇਜ਼ देयर एनी अदर वे ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? तो तीसरा सवाल ਇਹ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵਿਡੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਜ਼ देयर एनी वे ਆਈ ਕੈਨ ਕਾਲ ਹਰ? ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। जी, मैं समझ गया। आपके कल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, लेगेसी स्कीम में अभी कोई 20,000 के लगभग केसेस रह गए। तो बात का होता था लोगों को फौरी तौर पर बात को स्टे लग के आ गए, बात को थोड़ी देर हो गई, लेकिन अभी भी कोई 20,000 केसेस रहते हैं जिनके केसेस के फैसले होने हैं। तो हम मसाले कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इनके केसेस के फैसले करें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है महीने 2 महीने में शायद इन सबको क्लियर कर दें। तो अगर आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वेट करें, तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ सूरत उनकी शायद निकल आएगी। जहाँ तक आपकी मम्मी का ताल्लुक है, अगर वो 2 दफ़ा पहले आ गई हैं और विद इन टाइम वापस चली गई थी, उन्हें दोबारा अगर स्पॉन्सर किया जाए तो दोबारा आ सकेंगी। इसमें उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस ऊपर वाले से दुआ करें कि आपके हस्बैंड का जल्दी स्टे लग के आ जाए। अगर स्टे लग के आ जाता है फिर वो इंडिया ट्रैवल कर सकेंगे। कल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं नदीम बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी गर्लफ्रेंड है वो अपना यूरोपियन, अच्छा, वो है इधर ना अनलीगल, तो वो शादी करना चाहती हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हो जाए, बड़ी मेहरबानी। जी आपकी कल का शुक्रिया। असल में शादी में आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जो मई से पहले तो ये होता था कि वो मौसले परमिशन दे देते थे और जाकर आप शादी रजिस्टर करते थे। अगर आप ओवरस्टे थे या इलीगल थे, शादी हो जाती थी। लेकिन मई में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया। उसके बाद पहले एक हाउस ऑफ लॉर्ड का डिसीजन भी था कि ये इलीगल है, हम मौसले किसी को कह नहीं सकते तुम शादी की परमिशन हमसे लो। ये रूल तो ख़त्म हो गया, लेकिन इमिग्रेशन वाले थोड़े सख्त हो गए। और जब आप शादी के दफ्तर में जाते हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि वो वहीं पर इमिग्रेशन वालों को बुला लेते हैं और बजाय शादी रजिस्टर करने के आप इमिग्रेशन वालों के हाथे चढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें कि वो किसी और कैटेगरी में अगर अप्लाई कर सकते हो तो शायद अप्लाई करके अपना स्टे रेगुलाइज करवा सकें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने 2 बातें आपसे पूछनी है। एक मेरे लिए कि मैंने ना पिछले चंद महीने पहले अपने लिए नेशनलिटी अप्लाई की थी, वो मुझे मिल गई है ना। ठीक है। तो मेरा क्या है कि मैंने मेरा पहला नाम जो था ना फमीदा नाज़दीन, उसके बाद मेरा नाम चेंज किया ना मेरे हस्बैंड ने, लेकिन मेरे चेंजिंग सर्टिफिकेट में सिर्फ फमीदा दीन लिखा था, फमीदा नाज नहीं लिखा था। ठीक है। पर नेशनलिटी वालों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी वो पासपोर्ट इशू करना था तो उन्होंने कहा कि दोबारा से सर्टिफिकेट भेजो, नाम चेंजिंग वाला सर्टिफिकेट भेजो ना। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसके अंदर पूरा नाम फमीदा नाज नहीं है लेकिन फमीदा दीन है, तो इसमें कोई वो कुछ होगी? जी मैं समझ गया। आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो आपका नाम नेशनलिटी के सर्टिफिकेट में है इस वक्त वही नाम माना जाएगा, चूँकि नेशनलिटी के सर्टिफिकेट में वही नाम है, वो शायद आपके पासपोर्ट में हो। बहरहाल अगर आप वो नाम चेंज करना चाहती हैं, कोई भी चेंज करना चाहती हैं, आप किसी सॉलिसिटर के पास जाएंगी, वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है नाम चेंज का। उसके बाद आप कोई भी नाम चेंज कर सकती हैं। तो जब उस वकील आपको लेटर बना कर दे, उसके साथ आप नेशनलिटी का सर्टिफिकेट भेजें और पासपोर्ट की एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके भेजें, तो आपको नए नाम से नया पासपोर्ट इशू हो जाएगा। तो नाम आप एनी टाइम चेंज कर सकती हैं और कोई नाम भी आप अडॉप्ट कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सत श्री अकाल सर, अपना पता करना सर, 2 सवाल पूछनी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। बिल्कुल पूछो जी।
सर अपना ना वीजा एक्सटेंशन वास्ते अप्लाई किया ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ लिया है मेरा ਦਿੱਤਾ नहीं पासपोर्ट ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया मैं समझ गया आपके साथ क्या हुआ है अगर तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है और आपने विद इन वीज़ा ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन दी थी तो इसका मतलब है उन्होंने आपको अपील का राइट दिया होगा आप इमीडिएटली इस फैसले के खिलाफ अपील करें और अपील जी सर एक बात है सर मेरा ना ड्रेस चेंज भी हो गया था और मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ पुराने ड्रेस पे आए थे वो वापस हो गए सर चलो ठीक है जी जी अब आपको कैसे पता चला कि आपका केस रिफ्यूज़ हो चुका था बहरहाल अगर तो आपका केस किसी वजह से रिफ्यूज़ हो गया तो आप इमीडिएटली उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जितना जल्दी हो सके इसके खिलाफ अपील कर दें तो अगर डॉक्यूमेंट वापस हो गए तो हम आपको फ़ोन करके बता दें वैसे भी आपकी ड्यूटी बनती थी कि जिस तरह आप एड्रेस चेंज करते हम आपको अपना नया एड्रेस बता देते ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके गुम ना कहीं होते तो बहरहाल हम आपको कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको वो डिसीजन दोबारा भेजें और जो ही आपको डिसीजन मिले आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं कॉल का शुक्रिया नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ जी फरमाइए हेलो जी हेलो डॉक्टर साहब मैंने पूछना था अगर हमने शादी की है यहाँ पर तो एंट्री क्लियरेंस के लिए कोई नया कानून लास्ट वीक कोई चेंज हुआ है कि हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जी आपकी कॉल का शुक्रिया नहीं ऐसा कोई कानून चेंज नहीं हुआ सिर्फ एक डिसीजन आया है कि पहले होता था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कानून बना दिया था कि जो भी 21 साल से कम उम्र को होगा वो शादी की बेस पे ना तो यहाँ से अप्लाई कर सकेगा ना ही बैक होम से अप्लाई कर सकेगा तो इस पे एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि वो कानून ख़त्म हो गया अब 18 साल या उसकी उम्र वाले एप्लीकेशन अगर बैक होम से करें वहाँ से भी कर सकते हैं अगर यहाँ से करें तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं कॉल का शुक्रिया नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ जी फरमाइए हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैं पूछती हूँ कि मेरी बेटी है 24 वर्ष की अच्छा एक लड़का है पता नहीं बाहर का है पाकिस्तान का है तो उसके शादी करनी है तो 7 इयर्स हुआ एक इधर रहता है उन्हें बैंक में काम करता है तो ये रह सकता है इधर शादी के बाद उसका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे सॉरी वो लीगल है यहाँ पे पता नहीं लीगल होगा नहीं ये बोलता है कि लीगल है क्योंकि ये 7 इयर्स हुआ इधर है अभी मैंने उसको पूछा कि तू रेफ्यूजिएट है कि पॉलिटिकल साइलम है कि किसी बात से तू 7 इयर्स इधर है तो अभी तक मुझे ऐसे जवाब तो नहीं दिया पर मैं आपको पूछती हूँ कोई ऐसे हो पॉलिटिकल साइलम पता नहीं रेफ्यूजिएट पता नहीं ये हो तो क्या ये शादी कर सकते हैं जी आपकी कॉल का शुक्रिया असल में डिपेंड है कि उसका लीगल स्टेटस क्या है सबसे पहले अगर वो कहता है लीगल आप उसका पासपोर्ट देखें या किसी वकील को जाकर दिखाएंगे पासपोर्ट में उसका स्टेटस क्या है अगर तो वो यहाँ पे लीगल है तो फिर तो शादी करके रह सकता है फिर उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन उसका पहले पासपोर्ट देख लें और ज़्यादा बेहतर है कि पासपोर्ट जाकर किसी वकील को भी दिखा दें क्योंकि बाद का मेरे कई केसेस मैंने ऐसे देखे और बल्कि दर्जनों की तादाद में देखें जहाँ के लोगों के पासपोर्ट के ऊपर फेक स्टैंप लगी थी तो उन्होंने शादी कर ली और बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा तो बहरहाल किसी वकील को भी जाकर दिखा दें कॉल का शुक्रिया नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम सलाम मतलब मेरे 3 सवाल है अच्छा पहला सवाल तो ये है कि मैंने सितंबर 2008 में असाइलम की थी अपनी वाइफ के साथ अच्छा मेरी असाइलम एक्सेप्ट हो गई थी और मुझे उन्होंने लिमिटेड रिमेन टू लीव दी थी ठीक है तो 2013 सितंबर में मेरी ना इंडेफिनिट ड्यू है तो इंडेफिनिट का ये पूछना है इंडेफिनिट में लाइफ इन यूके करना जरूरी है और उसकी कोई फीस होगी कि नहीं और दूसरा सवाल ये है कि मेरे इसके बाद 2 बच्चे हुए हैं मुझे इंडेफिनिट मिलेगा तो बच्चों का उस टाइम स्टेटस क्या होगा ठीक और तीसरा सवाल ये है कि मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने असाइलम की थी 5 महीने पहले होम ऑफिस से केस रिफ्यूज हो गया था फिर उन्होंने अपील की कोर्ट में वो भी रिजेक्ट हो गई उसके बाद उन्होंने अपर ट्रिब्यूनल में अपील की है तो अपर ट्रिब्यूनल में उनकी हेयरिंग की ग्रांट हो गई है कोर्ट में हेयरिंग की